हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो अपनी वीडियो सीरीज चल रही थी संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित उसका भाग 7 लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको 6 भाग इस संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित करवा दिए हैं, जिसके अंतर्गत हमें आधुनिक, प्राचीन व नवीन उपागम शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो में शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन होता है कि शिक्षण सूत्र होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। शिक्षण में कठिनाइयों का समाधान करने के लिए शिक्षण में कठिनाइयों का समाधान करने के लिए अर्थात जो कि जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो शिक्षक के सामने जो कठिनाइयां आती हैं उनका समाधान कराने के लिए प्रत्येक शिक्षक के सामने कोई ना कोई कठिनाई होती है कि वह बच्चों को किस प्रकार से अपनी बातें या फिर जो विषय वस्तु है बच्चों को किस प्रकार से समझाए, किस प्रकार से बच्चों को वह समझ में आएगी। तो ये सारी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव व विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। जो शिक्षा शास्त्री या फिर मनोवैज्ञानिक होते हैं जिनको ये पता होता है कि बच्चा किस प्रकार से अधिक रुचिपूर्वक सीख सकता है या फिर बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, उन्होंने क्या किया कि जो समस्याओं को समाधान के जो सूत्र थे यानी कि जो उनके जो विचार थे या फिर अनुभव थे उनको एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया, यानी बहुत बड़ी बात को एक छोटी सी बात के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। जैसे कि टीचर के सामने ये समस्या होती है कि वह बच्चों को सर्वप्रथम किस प्रकार से पढ़ाए, वह ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाए या फिर उसके पूरा ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता हुआ पढ़ाए या फिर किस प्रकार से पढ़ाए। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए जो शिक्षा शास्त्री या फिर जो मनोवैज्ञानिक थे जो कि बच्चों से संबंधित शोध कार्य करते रहते हैं, उन्होंने अपने विचारों को एक छोटे संक्षिप्त रूप में सूत्र का नाम देकर उन्हें प्रस्तुत किया। तो इन्हें क्या कहते हैं, हम शिक्षण के सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि हम शिक्षण सूत्र में क्या पढ़ेंगे, जो किस बच्चों को किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाना चाहिए, उनके जो कुछ सूत्र है जैसे ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इन सबको हम अध्ययन करेंगे। तो आगे है इसमें जिससे यानी कि इन सूक्ष्म सूत्रों से जिससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, अब इन सूक्ष्म सूत्रों का क्या लाभ होगा कि इनसे अधिगम की जो प्रक्रिया होगी वह अधिक सुगम, सुचारू, प्रभावशाली व वैज्ञानिक ढंग की बनेगी। तो जिससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, सुचारू, प्रभावशाली, वैज्ञानिक बन जाती है। और ये जो सूत्र होते हैं ये बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। बाल प्रकृति के पर आधारित होने का मतलब है कि ये बालक की रुचि, उनकी जो समझने की क्षमता होती है उसके अनुसार, उनकी आयु और उनके मानसिक स्तर के अनुसार ये शिक्षण सूत्र होते हैं कि उनका मानसिक स्तर कितना है, वह किस प्रकार से बातों को सीख सकते हैं, इस आधार पर ये सारे शिक्षण सूत्र होते हैं। तो आगे आएगी, अतः प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफल व दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है ताकि वह शिक्षण को सफल बनाया जा सके। तो ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षण कार्य एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ भी उसे बहुत सारे जो बच्चों की मानसिक क्रियाएं, उनके जो मनोवैज्ञानिक रूप से भी उनके बारे में, बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं या फिर जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनका भी उसे बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि शिक्षण सूत्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम 9 नियम है उनको पढ़ेंगे। और मैंने आपको शिक्षण सूत्र के बारे में बता दिया कि शिक्षण सूत्र होता है वह शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू, प्रभावशाली व सुगम तरीके या फिर वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से शिक्षण सूत्रों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला शिक्षण सूत्र होगा ज्ञात अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। और दूसरा हमारा होगा सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। तीसरा हमारा होगा स्थूलात सूक्ष्म प्रति स्थूल, यानी स्थूल का मतलब आप समझ जाना कि बड़ा, यानी पूर्ण बड़ा। एक स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो स्थूलात सूक्ष्म प्रति हमारा तीसरा नंबर का शिक्षण सूत्र रहेगा। हमारा चौथा नंबर का शिक्षण सूत्र होगा पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर। 5वें नंबर का होगा अनुभवात तर्कम प्रति, अनुभव जो हम बच्चे के अनुभव होते हैं उनको किसमें चेंज करना, एक तर्क देना है कि उनके अनुभव सही है या फिर नहीं है, अनुभव के आधार पर रख देना। तो हमारा अगला होगा अनुभवात तर्कम प्रति, विशेषात यानी विशेष से सामान्य की ओर, विशेषात सामान्य प्रति, विश्लेषणात्मक संश्लेषण प्रति, अनिश्चित है निश्चितम प्रति और आगमन नात निगमन प्रति।
तो हमने देख लिया कि हम टोटल यहाँ पे कितने नियमों को पढ़ेंगे, 9 को पढ़ेंगे, जिसमें से ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला शिक्षण सूत्र होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो ज्ञात से, जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, ज्ञात हम किस तरफ से लेंगे? ज्ञात, जो बच्चे को ज्ञात है उससे, ज्ञात से उसके नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए हम अज्ञात की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उसे पहले से कितना पूर्व ज्ञान है। जैसे कि अगर 5वीं क्लास का बच्चा है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसको चौथी क्लास का कितना आता है, या फिर चौथी क्लास की जो विषय वस्तु है इसके बारे में वह कितना जानता है। अगर वह, आप देखोगे कि पहली क्लास का बच्चा है तो आप पहले क्लास का बच्चे आप सबसे पहले देखोगे कि उसे लिखना आता है या फिर बोलना आता है, फिर मुझे इसको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, उसकी जो पूर्वज जो है घर से जो ज्ञान वह प्राप्त करके आया उसके बारे में आप उससे जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम प्रस्तावना कौशल में करते थे कि बच्चों को 5 क्वेश्चन पूछते थे, वही उसी का एक रूप क्या है, ये शिक्षण सूत्र है। इसमें भी उसमें भी क्या किया जाता था, जो हम पहले पता लगाते थे कि बच्चे को कितना ज्ञान है, और उसके बाद में उसके नवीन ज्ञान या फिर जो नवीन अध्याय है उसको शुरू करते थे। ठीक है, तो बच्चे को जब ये पूछा जाएगा कि उससे, बच्चे को जब हमें ये पता होगा कि बच्चे को पूरा ज्ञान कितना है, तो हमें बच्चे को आगे पढ़ाने में अधिक सरलता भी होगी और बच्चे को समझने में भी अधिक क्या होगी, सुविधा होगी। ठीक है, तो हमारा पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञातम प्रति। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान, यानी कि जो उसे ज्ञात है, ठीक है, को जांच कर उसी के आधार पर नया ज्ञान, जो कि अभी हम देने वाले हैं, उसे नया ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि शिक्षक को पहले ये जान लेना चाहिए कि बच्चे को पूरा ज्ञान कितना है और मुझे अब इससे आगे कितना पढ़ाना है। एग्जाम्पल के तौर पर भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, तत्पश्चात उसी वर्ण से संबंधित एक या एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी करवाई जा सकती है। जैसे कि आपने बच्चे को वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो आपने बच्चे को बता दिया कि कैसे के आपको पता चल गया कि बच्चे को वर्णमाला आती है, और उसे ये भी पता है कि कैसे कमल होता है। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल गया, लेकिन आप ये देखेंगे कि उसे बस इतना ही पता है कि कैसे कमल होता है। अब आपका कर्तव्य ये होगा कि आपको उसे ये बताना है कि कैसे तो कलम भी होता है, कैसे तो गिलास भी होता है, कैसे कबूतर भी होता है। इस तरह से उसे सारे ज्ञान हमें बताना है। ठीक है, तो हमने इसमें एग्जाम्पल में क्या देखा, हमने पहले पता किया कि बच्चे को पूर्व ज्ञान कितना, तो हमें पता चला कि बच्चे को पूर्व ज्ञान इतना है कि उसे ये पता है कि कैफ और क्या होता है, कमल होता है। ठीक है, तो अब हमें आगे ये बताना है कि कैफ और कमल ही नहीं, कैसे कबूतर भी होता है और कैसे किताब भी होती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब आप उसके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ेंगे तो उसे सीखने में अधिक सरलता होगी। अन्यथा अगर आप उसे उसके जो उसे पहले ही आगे मतलब कुछ भी उसे बता दोगे तो उसके समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता ही नहीं है उसे कितना आता है, और आपको ये नहीं पता कि उसे वर्णमाला आती है कि नहीं आती, और आप उसे डायरेक्ट शब्द बता रहे हैं या फिर वाक्य बता रहे हैं, तो वह ज्ञान उसके लिए अच्छा नहीं होगा और वह शिक्षण जो कार्य है उसमें अपनी रुचि भी नहीं दिखाएगा। तो आपको समझ में आ गया अज्ञात से ज्ञात की ओर। हमारा सेकंड नंबर का शिक्षण सूत्र है वह है सरलतम कठिना प्रति, यानी सरल से कठिन की ओर। तो हमें सबसे पहले बच्चे से हमने ये जान लिया कि उसे कितना पूर्व ज्ञान है और अब हमें उसे किस प्रकार का ज्ञान देना है। तो हमारा सेकंड जो सूत्र होगा वह यह होगा कि अब हमें ये पता होना चाहिए, हमें बच्चे को इस प्रकार बढ़ाना है कि सबसे पहले उसे हमें सरल बातें बतानी है और उसके बाद हमें उसे कठिन बातें बतानी है। अगर हम पहले उसे कठिन बातें बता देंगे तो बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा और वो उस शिक्षण कार्य में रुचि भी नहीं दिखाएगा। तो आपका सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि आप बच्चे को सरल बातें बताएं, उसे सरल बातें बताकर उसे कठिन की ओर लेके जाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इस उत्तर का तात्पर्य है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए जिससे पाठ्य वस्तु में उसकी रुचि व ध्यान लगा रहे। आपको पता है जब आप बच्चे को सरल चीजें बताओगे, जो उसे आती है वह बताओगे और
और उससे जोड़ता हुआ उसे अगला नवीन ज्ञान दिया जाएगा तो उसकी उसके प्रति रुचि बनी रहेगी। उसे इतना रहेगा कि हाँ इतना तो मुझे आता था, इसके आगे ये होता है कि मुझे ये होता है, मतलब उसके अंदर क्या एक रुचि जागृत होगी। आप उसे सरल से कठिन की ओर बताओगे। तो अगला हमारा है यह क्रम बाल विकास के अनुकूल है। जो बालक का जो विकास होता है उसके क्या है, अनुकूल है। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। आपको पता है जैसे जैसे बच्चे की आयु व उसका मानसिक या फिर उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो वह जटिल चीजों को भी समझने लग जाता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वह जटिल बातों को इतना समझ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, जो प्राथमिक क्लासें होते हैं उसके अंतर्गत जो उसकी जो बुक होती है उसके अंतर्गत क्या लिख दिया, या फिर तो उससे संबंधित जो भी उसका एग्जाम्पल होता है उसका डायग्राम दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी बुक आती है उनके अंतर्गत वर्णमाला के साथ में उनके डायग्राम भी, चित्र भी दिए हुए होते हैं। तो बच्चे क्या है उतना ही उसका मानसिक स्तर है, वह उसको देखेगा, उसके अनुभव करेगा तो उसी आधार पर वह आगे सीखेगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, उसकी आयु बड़ी होती है, फिर उसका मानसिक स्तर का विकास होता है तो धीरे धीरे थ्योरेटिकल पार्ट अधिक दिया जाता है और जो हो डायग्राम या फिर जो चित्र होते हैं उनको धीरे धीरे हटा दिया जाता है, क्योंकि अब वह उसका मानसिक विकास होने लग गया है। तो आपको ये समझ में आ गया। आगे है, यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातें बच्चों को बताएगा तो वह उसे समझने में असमर्थ रहेगा। अगर आप जाते ही बच्चे को कठिन बातें बताओगे तो बच्चे की वह कोई भी बात समझ में नहीं आएगी और इससे वह शिक्षण कार्य में रुचि भी नहीं दर्शाएगा। जैसे कि मैंने आगे एग्जाम्पल बताया, संधि के बाद समास पढ़ाना। अगर आप बिना संधि के ही समास पढ़ा रहे हो तो बच्चे को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। संधि क्या होती है, संधि से व्याकरण का कोई भी टॉपिक हो उसको पढ़ने से पहले हमें संधि का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। संधि व्याकरण का एक मूल आधार मान सकते हो आप। जितने भी टॉपिक होते हैं वो संधि से रिलेटेड होते हैं। अगर आप संधि न पढ़कर उनको पढ़ोगे तो आपको अवश्य ही दिक्कतें आने वाली है। तो आपको ये समझ में आ गया, सरल से कठिन की ओर। आगे हमारा शिक्षण सूत्र है स्थूलात् सूक्ष्म प्रति। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म यानी छोटा। तो आगे है इसमें सहस्कर शिक्षण के समय स्थूल पदार्थों को दिखाकर। स्थूल पदार्थ को दिखाने का मतलब है जैसे कि ये पेड़ है, मैं एक पेड़ डायग्राम बनाती हूँ। जैसे कि ये पेड़ है, अब बच्चे को इतना तो पता है कि ये पेड़ है, उसे आपने दिखा दिया और आपको उसके पूरा ज्ञान को जान लिया कि बच्चे को ये पता है कि ये पेड़ है। लेकिन अब इसकी पत्तियों के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में कि ये किसका पेड़ है, इसकी पत्तियां किस प्रकार की है, इसमें आने वाले फूल किस प्रकार के हैं, इस बारे में बच्चे को पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसे स्थूल पदार्थ दिखाकर क्रम से उसका नाम, स्वरूप, स्वभाव आदि का वर्णन करेंगे। उसे पहले हमने पूरा पदार्थ दिखा दिया जो भी हमारा था, जो भी आप एग्जाम्पल उसे देना चाहते हैं वह आपने उसको पूर्ण दिखा दिया। अब क्या करेंगे, आप उसके छोटे छोटे भागों में बताएंगे। तो यह हमारा सूत्र कौन सा हो जाएगा, स्थूलात्। हम उसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर उसे सबसे पहले हम उसे पूरा डायग्राम दिखाएंगे तो उसके प्रति उसकी क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी और वह साथ ही जो उसके सूक्ष्म भागों हैं उनको भी जानने का प्रयास करेगा कि इसमें ये क्या है। ठीक है, तो आगे हमारा है, इस शिक्षण में दृश्य साधनों का प्रयोग करते हुए नियम, क्लिष्ट भाव तथा सूक्ष्म भाव स्पष्ट करना। मतलब इस सूक्ष्म से स्थूल की ओर हम बच्चे के जो नियम है उसको अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं और जो क्लिष्ट भाव है जो कि उसको क्लिष्ट लगते हैं, जैसे कि उसके भागों के बारे में जानना उसे क्लिष्ट लगता है, फिर जो भी सूक्ष्म भाग होते हैं उनके बारे में हम इस बच्चे को आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली प्रक्रिया, जो सूक्ष्म स्थूलात् प्रक्रिया, स्थूल सूक्ष्म प्रतिनियम है वह किसकी ओर चलता है, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था भी कि आप सूक्ष्म और स्थूल को उदाहरण और नियम के प्रति, मतलब वो कौन सी विधि थी, आगमन निगमन विधि थी ना, उसमें बताया था कि किस प्रकार से आपको बताया। नियम क्या होता है, नियम तो एक होता है और उदाहरण कितने होंगे, उसके बहुत सारे उदाहरण होंगे। तो मतलब उदाहरण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े का मतलब स्थूल होंगे और नियम होते हैं सूक्ष्म होगा, छोटा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म। अगर आपको इतना पता हो किसी भी शिक्षण विधि में कि है उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली विधि है, तो वहां पे ये आप दिमाग लगा लेना कि वह स्थूल से सूक्ष्म के और भी जाने वाली विधि अवश्य होगी, डेफिनेटली होगी, अवश्य ही नहीं। आगे हमारी है पूर्णात अंशम प्रति, यानी पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें भी क्या होगा, मानो आपने बच्चे को एक बॉक्स दिखा दिया। अब बॉक्स दिखाने के बाद में क्या होगा, आपने पूर्ण रूप से बच्चे को ये दिखा दिया
इस दिखाने के बाद आप इसके अलग अलग पार्ट करके क्या बताओगे, इसके बारे में बताओगे। जैसे कि आपने बच्चे को कंप्यूटर दिखा दिया, ये मान लो इस पूर्ण कंप्यूटर आपने बच्चे को दिखा दिया। अब आपने क्या किया कि कंप्यूटर के अलग अलग भाग कर दिया, यानी उसके जो भी पार्ट होते हैं उनको आपने डिवाइड कर दिया, और फिर उसके अंशों के बारे में बताना क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बच्चे के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है। नहीं, बच्चा जब भी किसी वस्तु के देखता, आप भी जब भी किसी वस्तु के देखते हो तो सबसे पहले आप उसे पूर्ण रूप में देखते हो उसको, या फिर हम क्या करते हैं 1 या 2 सेकंड के बाद उसके जो भी भाग होते हैं उन पे पूछते हैं। और हर मनुष्य इससे होता है, किसी भी वस्तु को देखागा तो सबसे पहले ये नहीं कि वो उसकी बारीकियों को देखना स्टार्ट कर देगा, सबसे पहले हमारी आंखें होती हैं वह वस्तु को पूर्ण रूप में ही देखती हैं। तो क्या बच्चा भी क्या करता है, सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को देखता है, जानता है, वह समझता है, उसके विभिन्न अंगों को नहीं। ठीक है, इसके बाद उसने उस वस्तु को देख लिया, समझ लिया कि ये वस्तु है, उसके बाद वह क्या करेगा, उसके अंगों के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो ये क्या हो गया हमारा सूत्र पूर्ण से अंश की ओर। जैसे कि संस्कृत शिक्षण में पहले संपूर्ण माहेश्वर सूत्र सिखाकर बाद में प्रत्येक सूत्र का ज्ञान करवाया जाता है। तो आपको पता होगा माहेश्वर सूत्र संस्कृत की कंप्लीट जो व्याकरण है वह माहेश्वर सूत्रों से उत्पत्ति हुई है। जो हमारी संस्कृत के जो व्याकरण है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, माहेश्वरी सूत्र से। और माहेश्वरी सूत्र किनके द्वारा दिए गए, पाणिनि के द्वारा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है संस्कृत की एग्जाम में कि जो माहेश्वर सूत्र है उनके वो किसके द्वारा दिए गए थे। तो ऐसे एक कथा प्रचलित है कि जो पाणिनि के द्वारा ये दिए गए थे, और ये जो शिव भगवान है उसके डमरू से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो क्या है, पाणिनि ने इन जो संपूर्ण जो हमारे जो व्याकरण है संस्कृत व्याकरण उसको माहेश्वर सूत्रों में डिवाइड कर दिया। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों को माहेश्वर सूत्र बताएंगे और उसके बाद में उनसे व्याकरण का ज्ञान करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूर्ण से अंश की ओर सूत्र। अब हम देखते हैं अनुभव से तर्क की ओर। आपको पता है बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखेगा, वह अपने अनुभवों से सीखेगा। आप बच्चा ही क्यों, आप भी देख लो, हम भी देख लो, से कोई भी इंसान है सबसे ज्यादा वह अपने अनुभवों से सीखता है। वह जिस चीज को अनुभव करता है उससे वह सबसे जल्दी और शीघ्र तरीके से सीख पाता है। तो इसके अंदर क्या है, हमें बच्चे को अनुभव जो उसने अनुभव किया है और उसके पीछे जो तर्क है उसकी ओर लेके जाएंगे। जो उसने अनुभव किया और उसके जो पीछे तर्क है हम बच्चों को उसकी ओर लेके जाएंगे। तो इसमें है अनुभव ज्ञान वह होता है जिसे बालक देखकर वह अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। अनुभव ज्ञान क्या होता है, जिसे बालक या तो देख कर करेगा, सुनकर करेगा, या फिर स्वयं की ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान ग्रहण करता है वही क्या होता है, अनुभव होता है बच्चे का। अल्पायु आगे क्या है, अल्पायु के बालकों में तर्क व विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो तर्क करने की क्षमता होती है वो बड़ों की अपेक्षा बहुत कम होती है। आपने टीवी पे देखा होगा कि तर्क पे तर्क जो 2-4 सदस्य पैनल परिचर्चा चलती है, जो विज्ञान शिक्षण विधियों में पैनल परिचर्चा है, आपने संवाद करते हुए देखा होगा कि 2-4 सदस्य बैठे रहते हैं, वो किसी भी टॉपिक पे बात करते रहते हो, तर्क पे तर्क वितर्क या फिर कुतर्क भी वो देते रहते हैं। तो बड़ों की जो तर्क करने की क्षमता होती है उसकी तुलना में जो बच्चों की तर्क करने की क्षमता होती है वह क्या होती है, कम होती है, अपेक्षा कम होती है। उनकी जानकारियों का आधार उनका अपना अवलोकन व स्व अनुभव होता है, परंतु इन अनुभवों का कारण को खोजने में बालक मानसिक असफल होता है। अनुभवों के कारणों को खोज लेगा इसका मतलब तो वह तर्क कर लेगा, लेकिन बच्चे का जो मानसिक स्तर है वह इतना डेवलप नहीं होता कि वह अपने अनुभवों को एक तर्क का रूप दे सके। तो एक शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे ने जो भी चीज अनुभव की है क्या उसने सही अनुभव किया है, गलत अनुभव किया है, या फिर जो वह सोच रहा है वह सही है या फिर गलत है। एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वह बच्चे के अनुभवों को तर्क के रूप में उसके सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, तो ये आगे हमारा है, अतः शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान का विविध विधियों सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत युक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे ने जो अनुभव किया है उसको वह अन्य सामग्रियों के माध्यम से उसे तर्क संगत, यानी बच्चे को सोचने की जो क्षमता है, जो वह सोच रहा है उसको सही सोच रहा है या फिर गलत सोच रहा है, तर्क संगत रूप से बच्चों के सामने क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि अनुभव से तर्क की ओर बच्चे को हमेशा
शिक्षक को हमेशा बच्चों के अनुभव से तर्क की ओर ज्ञान करवाना चाहिए। जो उसका नवीन ज्ञान है उसको उसके अनुभव से जोड़कर बच्चे को बताना चाहिए, जिससे कि बच्चा अधिक सुगमता से सीख पाएगा। आगे मेरा है विशेषात सामान्य प्रति, यानी विशेष से सामान्य की ओर। और आप यहाँ पे मेरे को बताइए कि विशेष क्या होते हैं। आप किसी भी शिक्षण विधि में से पता है आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा नियम है वह इस विधि से संबंधित है, तो आपको ये तो पता है कि वो उदाहरण से नियम की ओर है, लेकिन आपको ये एग्जाम्पल क्या उन ऑप्शनों में ये है नहीं, तो आप कैसे पता करोगे कि ये उदाहरण क्या होते हैं और नियम क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उदाहरण अपने आप में हमेशा विशिष्ट होंगे और नियम होंगे वह हमेशा सामान्य होंगे। तो आप ये याद रखना कि ये जो हम सामान्य से विशेष से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र पढ़ रहे हैं, उसका मतलब है बच्चे को सबसे पहले उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद में नियम दिए जाएंगे। तो हमारा अगला ये शिक्षण सूत्र है विशेषात सामान्य प्रति, विशेष से सामान्य के प्रति। एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण है। एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण का आरंभ आगमन से करता है, और आपको पता होगा आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। तो एक अच्छा शिक्षक होगा वह अपने शिक्षण का आरंभ हमेशा आगमन से करता है और निगमन पर समाप्त करता है। निगमन पर समाप्त करने का मतलब होता है कि जो भी उसने उदाहरण दिया है उसको नियम पर वह लाके, कि ये मैंने आपको उदाहरण बता दी और ये इसका नियम है, वह नियम पर लाके उसे समाप्त करता है। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियम प्रस्तुत किए जाएंगे। आपको समझ में आ गया कि आगमन से निगमन की ओर हमेशा ही शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि संस्कृत शिक्षण की जो विधियां हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको ध्यान रहे आगमन निगमन विधि। अगर ऑप्शन में आगमन निगमन ये दोनों हो दे, उसे आगमन निगमन विधि एक ही विधि है, ये आगमन निगमन, आगे हम इनको पढ़ेंगे आगमन निगमन विधि। अगर ऑप्शन में आगमन और निगमन दोनों अलग अलग हैं तो आप उसे आपको आगमन श्रेष्ठ बताना है। लेकिन अगर आगमन निगमन दोनों एक साथ हैं तो आपको आगमन निगमन पर टिक करना। आप समझ गए क्या मेरी बात। अगर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें लास्ट का है आगमन निगमन विधि, तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, आगमन निगमन विधि। अगर ऐसा नहीं है, आपको जो प्राथमिक है आगमन दे दिया और सेकंड है निगमन दे दिया और जो तीसरा और चौथा है अन्य कोई सी विधि दे दी, तो आपको सर्वश्रेष्ठ कौन सी विधि बतानी होगी, यहाँ पर आगमन विधि बतानी होगी। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। व्याकरण शिक्षण में इसका अधिक महत्व है। आगमन विधि का सबसे अधिक महत्व है कहाँ पर है, व्याकरण शिक्षण में। और व्याकरण शिक्षण की विधियां जब हम पढ़ेंगे, गद्य पद्य की विधियां पढ़ेंगे, व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे, नाटक शिक्षण की, इन सब की कंप्लीट विधियां हम आगे पढ़ेंगे, तो हम आगमन निगमन विधि को वहां पे विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रहे कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, आगमन निगमन विधि है। संस्कृत अथवा हिंदी में सुक्ति एक विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, परंतु उसकी व्याख्या सामान्य संदर्भों में की जाती है। जो हमारी सुक्तियां, हम देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट किसी को सुक्तियों के माध्यम से बात करें तो हो सकता है उसे बुरा लगे, लेकिन जो उसका अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है, वह सामान्य संदर्भों में होता है। यानी कि हम सुक्ति के माध्यम से उसे न कहकर अगर सामान्य रूप से उसे कहें तो उसे शायद इतना बुरा न लगे। तो सुक्तियां क्या होती है, अपने आप में विशिष्ट होती हैं, विशेष होती हैं, और जो उनके अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा शिक्षण सूत्र है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणम प्रति। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बिखेर देना, या क्या होता है विश्लेषण होता है। इस तरह से चीजों को याद किया करो, जो अपने अनुभव होते हैं ना उसके आधार पर चीजों को याद किया करो। विश्लेषण क्या होता है, चीजों को बिखेर देना ही विश्लेषण होता है। और संश्लेषण क्या होता है, बिखेरी हुई चीजों को एक जगह करना, संश्लेषित करना, उन्हें इकट्ठा करना क्या होता है, विश्लेषण होता है। ऐसे समझ लो, जो बहुत सारे उदाहरण है, मतलब कोई नियम था उसके बहुत सारे उदाहरण, तो जो उदाहरण है उनको इकट्ठा करके जो नियम बता दिया हुआ है तो क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। और जो उदाहरण है उनके बारे में क्या हो गया, वह हो गया विश्लेषण। उदाहरणों को अलग अलग किया। तो हम देखेंगे इसमें क्या है। विश्लेषण बालकों को किसी बात को भले प्रकार समझने में सहायक होती है। जो हमारी विश्लेषण विधि है वह बालकों को मतलब बहुत अच्छी तरीके से बालकों की एक समझ, एक सोच विकसित करती है विश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि क्या करती है, आगे हम देखते हैं। विश्लेषण विधि बालकों को किसी बात को भली प्रकार से समझाने में सहायक होती है। तो संश्लेषण विधि उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करती है। जैसे कि आपने किसी चीज के अलग अलग
भाग कर लिए, तो अलग अलग भाग किए तो क्या कर दिया आपने, विश्लेषण कर दिया। अब इन सब भागों को इकट्ठा कर एक निश्चित स्वरूप जो प्रदान करेगी वह कौन सी विधि होगी, संश्लेषण होगा वह। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो संश्लेषण विधि होती है वह ज्ञान को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करती है। तो आगे है, इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विभिन्न भागों की व्याख्या व विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचा जाना चाहिए। आपको उदाहरण समझ में आए, ये एक उदाहरण है। मैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपने सबसे पहले बच्चे को वाक्य बता दिया, वाक्य बताने के बाद उसके कर्ता क्रिया कर्म के बारे में बताना ही क्या है, विश्लेषण है। तो इसमें क्या है, इस उत्तर में क्या है कि कोई घटना है, उसको सबसे पहले आपने बच्चे को समग्र यानी संपूर्ण रूप में उससे बच्चे को बता दिया, और उसके बाद में उसके छोटे छोटे भागों का क्या क्या संपूर्ण रूप में बताना क्या था, विश्लेषण द्वारा स्पष्ट कर दिया आपने। और उसके पश्चात उसके भागों को बच्चों के बारे में बच्चों को बताया, और भागों को बताने के पश्चात एक निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी उसके भागों के बताने के पश्चात एक आप निष्कर्ष पर पहुंचे हुए क्या है, उसका संश्लेषण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संश्लेषण, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। संश्लेषण और विश्लेषण विधियां एक दूसरे क्या होती हैं, पूरक होती हैं, यानी एक विधि होगी तो दूसरी अवश्य ही होगी। आगे हमारा, तो हमारी अगली विधि है अनिश्चित से निश्चित की ओर। जो अनिश्चित है उसको एक निश्चित स्वरूप प्रदान करना। तो प्रारंभ में बच्चे को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता। अनुभव व परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेता है जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार तो गलत भी होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा किसी वस्तु को देखता है, कोई घटना देखता है या फिर कोई तथ्य वह सुनता है, तो वह क्या कर लेता है, उसके प्रति एक मतलब कल्पना बना लेता है, क्योंकि उसके पास जो अनुभव, बच्चों हमारे पास जितने अनुभव है उतने अनुभव बच्चों के पास नहीं होते। तो अनुभव व परिपक्वता के क्या होता है, उनमें अभाव होता है। तो वो क्या करते हैं, किसी कल्पना का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है वह कल्पना अस्पष्ट हो, अनिश्चित हो, या फिर वह कल्पना गलत भी हो सकती है। तो वह क्या है, बच्चे के लिए ये सब क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि बच्चे के लिए, बच्चा सबसे पहले किसी भी चीज को देखता है तो वह उसके लिए अनिश्चित होती है, उसे सही पता नहीं होता कि जो मैं कल्पना कर रहा हूँ वह सही है या फिर गलत है, और वो कई बार गलत भी होती है और कई बार सही भी हो जाती है। तो इस शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसने जो कल्पना की है उसको निश्चित स्वरूप प्रदान करे। तो आगे है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उसके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे। तो शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह बच्चे को बताएगा कि तूने ये जो तथ्य सुना है या फिर जो ये घटना देखी या फिर जो ये वस्तु तूने देखी है उसका जो निश्चित और जो स्पष्ट ज्ञान है वह यह है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है, जैसे किसी प्रदेश की प्रमुख स्थल व वहां की विशेषताओं से संबंधित छात्र के अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहां के मानचित्र, चित्र, मॉडल आदि के माध्यम से निश्चित व स्पष्ट कर सकता है। यानी कि बच्चा किसी स्थान के बारे में बच्चे ने कहीं से पढ़ लिया या फिर कहीं से सुन लिया, तो एक टीचर है या फिर उसका कर्तव्य ये बनता है कि वह बच्चे को उस स्थान के बारे में या तो चित्र दिखाए या फिर मॉडल दिखाए या फिर कोई मानचित्र दिखाए और उसे बताए कि वह यह स्थान इस प्रकार से है। ठीक है, तो वह उसके बच्चे की जो अनिश्चित ज्ञान है उसको एक निश्चितता प्रदान करे। आई होप आपको ये समझ में आए। आगे हमारा है आगमन निगमन, प्रति आगमन से निगमन की ओर। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि आगमन क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, निगमन क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर। तो हमारे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर प्रयोग होती है। मैंने आपको बता दिया कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर प्रयोग होती है। सबसे पहले आगमन विधि में उदाहरण बताए जाएंगे, उन उदाहरण से एक नियम का स्थापना की जाएगी, और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर उपयोग होती है। आगमन विधि वैज्ञानिक निरीक्षण की विधि है जो अंततः किसी नियम पर पहुंचाती है, उसे प्रमाणित करती है। आपने देखा होगा कि आगमन विधि में क्या होता है, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बहुत सारे क्या दिए जाते हैं, बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, और उदाहरणों को मिलाकर वह अंततः एक निश्चित नियम पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये क्या है, उदाहरणों से नियम का वह निर्माण कर रहा है। ये एक वैज्ञानिक निरीक्षण की विधि है, वह एक वैज्ञानिक कार्य कर रहा है, वह अलग अलग
चीजों या फिर वह अलग अलग उदाहरणों से एक नियम का निर्माण कर रहा है, उसमें अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। तो आगमन विधि क्या है? वैज्ञानिक निरीक्षण की विधि है, ठीक है। इसमें एक अंततः नियम पर पहुंचता है बच्चा होता है और उसे प्रमाणित भी करता है। तो आगे है, विद्यार्थियों द्वारा ही तथ्य और नियमों की खोज करना इस सूत्र का मूल आधार है। विद्यार्थियों के सामने हम बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो क्या करेगा विद्यार्थी? उस उदाहरणों के माध्यम से एक नियम या फिर तथ्य की वह खोज करेगा। तो यही इस विधि का क्या है? मूल आधार है। और यही मूल आधार होने के कारण, क्योंकि विद्यार्थी इसमें स्वयं करके देखता है, कारण यह व्याकरण शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि है, ठीक है। तो आगे हमारा है इसमें, व्याकरण शिक्षण हेतु उदाहरण से नियम की ओर जानना अर्थात आगमन विधि एक उपयुक्त विधि है। अगर आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए कि व्याकरण शिक्षण की विधि आगमन और निगमन दोनों में से कौन सी है, तो आगमन श्रेष्ठ है। अगर आगमन निगमन एक साथ है तो आगमन निगमन श्रेष्ठ है। तो आपको ध्यान रहे कि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ, व्याकरण शिक्षण आप जब भी कराओ तो बच्चों को सबसे पहले उदाहरण बताना चाहिए और उसके बाद उससे जो उदाहरण से मिलाकर जो नियम का निर्माण होता है उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। व्याकरण की प्राचीन विधि नियम से उदाहरण की ओर जाना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। जो हमारे विज्ञान की जो प्राचीन विधि थी उसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे को सबसे पहले नियम बता दिया जाता था और उसके बाद उदाहरण बता दिए जाते थे। तो इससे बच्चे के अंदर एक समझ या फिर एक मानसिक स्तर का उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक विधियां क्या करती है कि बच्चे का एक कंप्लीट पूर्ण रूप से विकास करने के लिए बच्चे को करके सीखना या फिर उदाहरणों से वह नियम की ओर जाए या फिर खुद वह किसी समय वह किसी कार्य या फिर तथ्यों का या फिर नियमों का निर्माण करे। तो यह क्या होगा? बच्चे की अच्छी मानसिक सोच का विकास होगा। तो हमने देखा कि आगमन निगमन है वह व्याकरण शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि है। तो इसके आज हमने जो हमारा वीडियो सीरीज इसमें हमने शिक्षण सूत्रों को कंप्लीट कर लिया है। इससे अगले आने वाली विधि जो वीडियो सीरीज होगी अपनी, उसमें हम शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।